हेलो दोस्तों, मैं डीपी सिंह रुद्रा स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको पिछले क्लास में जो है और अक्षांश और देशांतर का टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें अक्षांश मैंने फिर पूरी तरह से हम ख़त्म कर दिए थे। आज आपका देशांतर हम शुरू करेंगे, देशांतर रेखा, उस पर हम चर्चा करते हैं। देशांतर रेखा, इसको लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि लंबा लंबा हम इसको खींचते हैं। अब यहां पे देखिए, तो देशांतर रेखा पढ़ाने के पहले जो हम पिछला क्लास पढ़ाए थे, उसमें हम 5 मिनट को आप लोगों को रिवाइज कर देते हैं। ध्यान से सुनिए। मैंने अक्षांश रेखा के बारे में बताया था कि अक्षांश रेखा क्या होती है। ऊपर आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ। नीचे आपका जो है 23.5 डिग्री जो है दक्षिण की तरफ मकर रेखा है, और बीच से जो लाइन जाती है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो आपका जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहा जाता है। और मैंने बताया था कि इसी 3 लाइन से जो है सूर्य की किरणें आपकी जो है मेनली जो है जाती हैं किस किस लाइन पे? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर। तो मैंने बताया था कि अगर लाइन 3 है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, और 12 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, 12 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपका जो है 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि एक एक लाइन 4-4 महीने पर आता है। तो फिर से इसको हम रिवाइज कर रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से। ये देखिए, ये आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ की तरफ होता है, उत्तर की तरफ होता है। ठीक। और ये आपका जो है विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा आपका जो है ये 0 डिग्री पे है। इसको भूमध्य रेखा और इक्वेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के इक्वल पार्ट को डिवाइड करता है, तो इसलिए क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। तीसरा आपका आता है मकर रेखा। मकर रेखा आपका 23.5 डिग्री, ये आपका साउथ की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ है। इसी 3 लाइन से आपकी सूर्य की किरणें मिलती गुजरती है। तो हम पहले एक चीज आपको लर्न करना है, याद करना है, उसी पे जो है पूरा आपका जो है पूरा आपका कॉन्सेप्ट उसी पे जाएगा। तो आप पहले डालेंगे सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, वो भी 22 दिसंबर को। एक ही चीज आपको लर्न करना और कुछ भी नहीं लर्न करना है, हम रिवीजन कर दे रहे हैं जो नेक्स्ट क्लास पढ़ाए थे। देखिए 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर जो है लंबवत चमकती है। तो यहां पे कड़कड़ा के आपका गर्मी पड़ेगा, तो सबसे बड़ा यहां पे दिन होगा। तो ये हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, भारत आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत में कड़कड़ा के जो है ठंडी पड़ेगी और सबसे बड़ी रात होगी। ये हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हर 4-4 लाइन पर, हर एक लाइन पर 4-4 महीना आपका गुजरेगा। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, दिसंबर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब हम अगले लाइन पे जाते हैं 21 मार्च पे। अगले लाइन पे जब हम 21 मार्च को जाते हैं, तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। तो वहां दिन रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। ये क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है।
अर्थात 21 मार्च को दिन और रात की अवधि, दिन और रात आपके बराबर होंगे। अब फिर 4 लाइन पे हम जाएंगे। देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब हम 21 जून को यहां पे देखिए, 21 जून को हम चले गए कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत चमकती है, तो कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी। जब कड़कड़ा के गर्मी पड़ेगी तो वहां पे क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। इसका मतलब 21 जून को भारत में, क्योंकि ये हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेटा क्लियर हो गया होगा। फिर अब हम 4 लाइन और लेते हैं। 21 जून के बाद देखिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर दूसरी लाइन हम विषुवत रेखा पे आ जाते हैं। देखिए, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिन रात की अवधि कब बराबर होती है, तो 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर हो गया। अब सितंबर के बाद हम यहां पे आएंगे, 4 महीना लेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहां पे आ जाएंगे फिर 22 दिसंबर को जो है सूर्य के किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। तो यहां पे क्या होगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। वहां आपका ठंडा पड़ेगा, तो वहां आपका गर्मी पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का मतलब भारत में कड़कड़ा के ठंडी पड़ेगी। ये ही हमने आपको बताया था। एक कॉन्सेप्ट और हम भूल गए थे, उसको आपको आज बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जो तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों से होकर जाता है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों को से जाता है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा से एकमात्र आपका महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। ये तीनों से होके जाता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये तीनों से होके जाता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप कर्क रेखा से भी जाता है, मकर रेखा से भी जाता है और विषुवत रेखा से जाता है। अगर भारत से आप कह दिया जाए तो सिर्फ भारत जो है कर्क रेखा से ही गुजरता है, विषुवत रेखा और मकर रेखा से नहीं गुजरता। अब देखिए, अब हम देशांतर की चर्चा करते हैं। बात सुनिए ध्यान से। देखिए, देशांतर का मतलब होता है देशों का अंतर। मतलब समय में जिस देश का, अलग अलग देश में अगर हम समय का डिफरेंट देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो वो हो जाएगा आपका देशांतर। देशों का अंतर मतलब देशों में समय का अंतर, इसको लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं देशांतर रेखा को। देखो, कहने का मतलब पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए, लिखना हो तो आप लोग पृथ्वी पर
उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, तो यहां पे देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात कर ले, यहां पे हम पृथ्वी की बात कर लें तो देखिए ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, और हमने शुरू वाले क्लास में बताया कि पृथ्वी का जो आकार है वो आपका क्या है? जियोड शेप का। जियोड का मतलब अंडाकार या आलू के आकार का है, ढचका पचका है। जैसे आपका कहीं खाई है, कहीं पर्वत है, कहीं समुद्र है, तो पृथ्वी का आकार जियोड टाइप का ढचका पचका है, आलू के शेप का, अंडाकार का आकार का है। तो ये देखिए देशांतर रेखा, देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव, और ये 90 डिग्री आपका क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। देशांतर का अर्थ ही होता है देशों का अंतर, समय में जिन जिन देशों का डिफरेंट हो, एक दूसरे से दूसरे देशों का जो अंतर हो, देशांतर रेखा कहते हैं। इसको इस इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसका मतलब लंबा लंबा वर्टिकल लाइन होगा। देखो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ये फिगर आप लोग दिमाग में समझिए। ठीक है, ये देखिए यहां पे विषुवत रेखा है। ये क्या है? विषुवत रेखा। इसका मतलब कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जब आएंगे तो देशांतर रेखा आपकी जो है, देशांतर रेखा की लंबाई आपकी ज्यादा होगी। ध्यान से सुनिए, देखिए यहां पे लंबाई कम है, एकदम यहां पे 0 लंबाई है। जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे लंबाई आपकी बढ़ती जाएगी। ये देखिए ये आपकी लंबाई बढ़ती जा रही है, ये लंबाई बढ़ती जा रही है। इसका मतलब विषुवत रेखा पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो लंबाई आपकी क्या है? बढ़ती जाएगी, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये देखिए घट रही है ना, घट रही है, यहां पे 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 ध्रुव पर एकदम 0 हो जा रही है। फिर से मेरी बात सुनिए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ आने पर लंबाई आपकी घटती जाती है। विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ, देखो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जब हम आते हैं तो यहां पे लंबाई घटती जाती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर जैसे जैसे हम आएंगे लंबाई आपकी बढ़ती जाएगी। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम आएंगे लंबाई आपकी घटती जाएगी। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनिए। देखिए ध्रुवों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो लंबाई आपकी बढ़ती जाती है। देखिए यहां पे लंबाई एकदम 0 था। जैसे 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 हम ध्रुवों की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ आ रहे हैं लंबाई आपकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
पोल से इक्वेटर की तरफ हमारे लंबाई बढ़ती जा रही है, फिर इक्वेटर से पोल की तरफ लंबाई आपकी घटती जा रही है। देखिए घट रही लंबाई, ये लंबाई आपकी घट रही है, घटते 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 ये लंबाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, आपका ध्रुव पे, बिल्कुल ध्रुव पे जीरो हो जाएगी। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो मैंने आपको बताया कि जो ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा वो एकदम जीरो लेवल से एकदम आईएएस लेवल तक आपके पढ़ाएंगे, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट होगा आईएएस लेवल तक। अगर आप सिर्फ मेरा क्लास करते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आईएएस आप क्रैक कर देंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रीलिम्स दोनों आप रख के क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी हम बताएंगे आईएएस में कहां कहां से क्वेश्चन आया, पीसीएस में कहां कहां से क्वेश्चन आया है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका, चाहे आप यूपी पुलिस दीजिए, चाहे एसएससी जीडी कुछ भी दीजिए, एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल हम पढ़ाते हैं, जब एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल पर। तो देखो ये आपका था। अब दूसरी चीज देखिए, यहां पे इसका मतलब आप देख लीजिए कि अगर हम यहां पे टोटल, यहां पे इसको एक राउंड फिगर अगर हम ले लें यहां से यहां तक, ठीक है, ऐसे ले लें, देखो तो ये इस तरह से अगर हम ले लें, इस तरह से ले लें, तो एक वृत्त का निर्माण करता है, वृत्त का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब कुल आपका देशांतरों की संख्या अगर पूछा जाए तो 360 डिग्री होता है, 360 देशांतर रेखा होती है। क्यों? क्योंकि पूरा एक चक्कर अगर हम यहां पे लेंगे, इसको लेके ऐसे अगर मूव कर जाएंगे तो पूरा 360 देशांतर रेखा होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कुल अक्षांशों की बात करें तो मैं कल बताया था कि टोटल अक्षांश आपके 181 और 179 होते हैं, लेकिन कुल देशांतर की बात करें तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ये दिमाग में आप भर लीजिए। कितनी देशांतर रेखा होती है? 360 देखा, चूंकि यहां से अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा एक चक्कर घूम जा रहा। तो ये देखिए, अगर एक देशांतर सिर्फ हम खींचे, ये देखिए एक देशांतर खींचे तो ये अर्धवृत्त का निर्माण करेगा, अर्धवृत्त का निर्माण करेगा। ये सर कैसे लिखने की खट खट की आवाज ना आवे सर, वो आवाज आएगी, हाँ थोड़ी बहुत आवाज आएगी, आएगी ना। चलिए, तो अगर हम एक देशांतर की बात करें, देखो एक देशांतर की बात करें तो अर्धवृत्त का निर्माण होगा, और टोटल अगर हम जो है पूरा का पूरा एक राउंड अगर हम घूम जाएं इधर से तो टोटल देशांतरों की संख्या 360 होती है। इसको आप कॉन्सेप्ट में रख लीजिएगा, भूलिए नहीं। इसका मतलब एक एक डिग्री पर 180 इधर 180 इधर, टोटल देशांतरों की संख्या 360 होती है। अब यहां पे आता है कॉन्सेप्ट, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी के घूमने से ही ये सारे सिस्टम होते हैं। अगर पृथ्वी घूमती नहीं, एक दिन अगर देखो सारा का सारा पृथ्वी के घूमने से ही ये कॉन्सेप्ट बनता है, सारा का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट ये बन रहा है पृथ्वी के घूमने से बन रहा। अगर सोचिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, सोच लीजिए दिमाग से, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर ले तो जिधर दिन रहेगा उधर दिनवा रहेगा, और जिधर रात रहेगी उधर रतिया रहेगा। तो पता चला कि जिधर दिन है वो सो रहे हैं, काम कर रहा है, जिधर रात है वो लगातार सो ही रहे हैं। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि देखो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट पृथ्वी के घूमने से ही हो रहा है। तो पृथ्वी को आपको मैं बता दूं, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पहला देखो, एक आपका होता है घूर्णन गति, दिमाग में रखिएगा, घूर्णन गति, इसको कहते हैं रोटेशन। इसको क्या कहते हैं? रोटेशन, या इसी को कहते हैं परिभ्रमण। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिभ्रमण, इसको रोटेशन कहते हैं। जैसे देखिए, लट्टू का घूमना परिभ्रमण है,
ठीक है। भाई पंखा घूम रहा तो परिभ्रमण हो रहा, रोटेट कर रहा है। लट्टू का घूमना परिभ्रमण है। अगर पंखा घूम रहा तो रोटेट कर रहा है। पंखा देखो परिभ्रमण का मतलब, रोटेशन का मतलब अपने जगह पे घूमना, अपने जगह पे घूमना। जैसे देखिए लट्टू का घूमना आपका रोटेशन हो गया, परिभ्रमण हो गया। ये पंखा घूम रहा है तो रोटेशन हो गया। अगर आपसे कह दिया जाए कि भैंसिया खूटवा में घूम रही है तो क्या होगा? ये भैंस है, यहां पे खूटा बना, इसके ऐसे ऐसे घूम रही है तो रोटेशन होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? वो रिवॉल्यूशन होगा। तो देखो रोटेशन का मतलब परिभ्रमण होता है। क्या होता है? परिभ्रमण होता है। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के घूमने से ही ये सारा सिस्टम, चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर, चाहे जिस दिन हो चाहे रात हो, सारा पृथ्वी के घूमने से होता है। तो यहां पे देखो बेटा, घूर्णन गति, रोटेशन, या इसको परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण कहते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, सपोज करिए आपसे कह दिया जाए कि परिभ्रमण और दूसरा आपका होता है परिक्रमण। इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज करते हैं। परिभ्रमण का मतलब होता है रोटेशन और परिक्रमण का मतलब होता है रिवॉल्यूशन। इसी में लड़के कंफ्यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। परिभ्रमण का मतलब रोटेशन, मतलब इसको घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। बजने दीजिए, बजने वाले में ना कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको दैनिक गति भी कहते हैं। जैसे आपको देखिए रोटेशन के कारण क्या क्या होता है? दिन रात का होना, पहला कॉन्सेप्ट देखिए, ये पूछा गया है। दिन रात का होना, दिन रात का होना। अगर आपसे कह दिया जाए दिन रात का होना तो घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है, रोटेशन के कारण होता है। ठीक है। अगर आपसे कह दिया जाए दिन रात का होना, देखिए रोटेशन या घूर्णन के कारण क्या होता है? पहला कॉन्सेप्ट है दिन रात का होना। दिन रात का होना। दूसरा कॉन्सेप्ट है ज्वार भाटों का आना, ज्वार भाटा का आना। तीसरा कॉन्सेप्ट है ज्वारी तरंगों का उत्पन्न होना, ज्वारी तरंगों का उत्पन्न होना। अब यहां पे देखिए कोरियोलिसिस बल का उत्पन्न होना, कोरियोलिसिस बल का उत्पन्न होना। ये सारे के सारे आपके जो है रोटेशन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? रोटेशन के कारण होते हैं। रोटेशन के कारण। रोटेशन का मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब दैनिक गति, घूर्णन गति। इसी घूर्णन गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। मतलब दैनिक गति, दिन रात का होना, ज्वार भाटा का होना, ज्वारी तरंगों को उत्पन्न होना, कोरियोलिस बस का उत्पन्न होना, ये सारा का सारा जो है आपका रोटेशन के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, परिभ्रमण के। अच्छा लड़के यहां पे बहुत की टीचर भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो परिक्रमण को परिभ्रमण बताते हैं, परिभ्रमण को परिक्रमण बताते हैं। तो देखो यहां पे आप अगर रोटेशन की बात आवे तो वहां पे आप कंफर्म होना, परिभ्रमण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। तो देखो रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण चार बात इसमें आती है। दिन रात का होना, ज्वार भाटा का आना, ज्वारी तरंगों का उत्पन्न होना, कोरियोलिसिस बल का उत्पन्न होना, हवाओं का बहना, समीर या हवाओं का बहना,
ये सारा का सारा जो है रोटेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण होता है। रोटेशन के कारण होता है। रोटेशन के कारण होता है। जैसे एक चीज जान जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पे देखिए, ज्वार भाटा का आना जैसे आपका हो गया, दिन रात का होना तो सभी लोग समझ रहे हैं कि ये रोटेशन के कारण है। रोटेट करेगा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है। रोटेट करेगा तो दिन होगा और रात होगा, ठीक। उसके बाद ज्वार भाटा का आना, इसको समझिए। ज्वार भाटा का आना 100 क्वेश्चन इसमें आपको देंगे। टोटल आपका 50 क्वेश्चन आईएएस लेवल का होगा और 50 वनडे लेवल का होगा। हर चैप्टर से आपको 100 क्वेश्चन आपको हम देंगे, ठीक। 100 क्वेश्चन आपको देंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपका आईएएस का होगा, पीसीएस का होगा और 50 क्वेश्चन आपका वनडे लेवल का होगा। हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन का आपका फ्रेमिंग कराया जाएगा। ज्वार भाटा का आना, अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वार भाटा का आना किसके कारण होता है, तो ज्वार भाटा का आना रोटेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण के कारण होता है। ठीक है, ऐसे समझिए। जैसे ज्वार भाटा आता कैसे, देखिए आपको पता है कि पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार भाटा आता है। अब एक चीज ये बताइए, ज्वार भाटा आएगा कहां पे? ज्वार भाटा कंसेप्ट सोचिए, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण ही ज्वार भाटा आता है। तो आपको पता है कि ज्वार भाटा आएगा कहां, ये दिमाग में रखिए। एक चीज ये बताइए, नदी में ज्वार भाटा आएगा? नहीं आएगा। तालाब में आएगा? नहीं आएगा। कुआं में आएगा? नहीं आएगा। कहने का मतलब झील में आएगा? नहीं आएगा। ज्वार भाटा वहीं आएगा, समुद्र में ही आएगा। अरे एक चीज ये बताइए, ये आपका क्या है? पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। तो देखो, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण ही ज्वार भाटा आता है। ये तो क्लियर है, डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो एक चीज ये बताइए, ये पृथ्वी, पानी कहां है? पानी आपका पृथ्वी पे है, चंद्रमा पे तो है नहीं, सूर्य पे तो है नहीं। पानी आपका क्या है? ये पृथ्वी पे है। इस पृथ्विया के पानी को ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये रोटेशन के कारण होता है। हमने बताया कि चाहे आपका अक्षांश हो, चाहे देशांतर हो, चाहे दिन रात का बड़ा हो, चाहे छोटा हो, ये सारा का सारा क्या होता है? रोटेशन के कारण होता है। तो देखो, पानी किस पे है? पानी आपका क्या है? पानी आपका जब भी होगा वो आपका चंद्रमा पे तो होगा नहीं, सूर्य पे तो होगा नहीं, पानी पृथ्वी को होगा। इस पृथ्वी के पनिया को, ये देखिए दिमाग में, इस पृथ्वी के पनिया को हई चंद्रमा खींच रहा है और इस पृथ्वी के पनिया को सूर्य खींच रहा है, और दोनों हुमुच के खींचेंगे तो आपका क्या होगा? पनिया उठ जाएगा। उठे हुए भार को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, और गिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। देखिए एकदम लॉजिक से पढ़ाएंगे। देखिए आपको पता है कि ज्वार भाटा कब आएगा? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण आए। अच्छा एक चीज ये बताइए, तुम दोनों लोग इधर बैठे हो तो बीच में बैठना, सच कैमरे में देखिए। इधर देखो, ध्यान से सुनिए। हम देखो ये कह रहे हैं, अच्छा एक चीज ये बताओ, बाल्टी में पानी आप भरेंगे तो बाल्टी में ज्वार भाटा आएगा? लोटवा में पानी भरेंगे, लोटवा में ज्वार भाटा आएगा? कहने का मतलब समुद्र, नदी में ज्वार भाटा आएगा? नहीं आएगा। नदी में नहीं आएगा, झील में नहीं आएगा, तालाब में नहीं। ज्वार भाटा जब भी आएगा समुद्र के पानी में आएगा। अरे हम लोटा में अगर रख दें, लोटा में, बाल्टी में पानी रख दें और बाल्टिया में ज्वार भाटा आएगा? बाल्टिया में ज्वार भाटा आएगा? नहीं आएगा। देखो ज्वार भाटा कब आएगा? देखिए पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी,
चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण ही क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। क्यों? क्योंकि पानी किस पे है? पानी तो पृथ्वी पे है ना। इस पृथ्वी के पनिया को, ये देखिए, इस पृथ्वी के पनिया को चंद्रमा खींचेगा और इसी पृथ्वी के पनिया को सूर्य खींचेगा और दोनों हुमुच के खींच देंगे तो पनिया उठ जाएगा। उठे हुए भार को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और गिरे हुए आपको क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। देखिए, उठने वाले पानी को, उठने वाले पानी को ज्वार कहते हैं और गिरने वाले पानी को भाटा कहते हैं। ईड एंड टाइड क्या कहते हैं बेटा? ईड एंड टाइड कहते हैं, ज्वार और भाटा। देखो फिर से सुनो, जब देखो एकदम जीरो लेवल से आप समझेंगे तो पूरा आपको क्या होगा, पूरा आपका कंसंट्रेशन बनेगा एकदम, जब जीरो लेवल से आप समझे। देखिए हम कह रहे हैं ज्वार भाटा आएगा कहां पे? ये देखो, ज्वार भटवा आएगा कहां पे? नदी में ज्वार भाटा आएगा? नदी में आएगा? नहीं आएगा। झील में आएगा? नहीं आएगा। तालाब में आएगा? नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के पनिया को, ये देखो पृथ्वी, ज्वार भाटा आता कैसे है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में हो। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीध में हो तो तीनों के आकर्षण शक्तियों के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। अब यहां पे देखो, अगर हम बाल्टी में पानी रख देंगे वहां ज्वार भाटा आएगा? बाल्टिया को पानी कैसे हुमुच खींचे भाई? यहां देखिए, यहां पे हम पानी किस पे है? पृथ्वी पे है। ये देखो, न तो चंद्रमा पे है, न तो आपका क्या है, न तो चंद्रमा पे पानी है, न तो पनिया आपका किस पे है? सूर्य पे है। पानी तो आपका 71% पृथ्वी पे है। ये तो सभी लोग जान रहे हैं। इस पृथ्वी के पनिया को, इधर देखिए, इस पृथ्वी के पनिया को चंद्रमा खींचेगा और इसी पृथ्वी के पनिया को सूर्य खींचेगा और दोनों हुमुच के खींचेंगे तो पनिया उठ जाएगा। और उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और गिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो देखो मेनली कॉन्सेप्ट एकदम जीरो लेवल से एकदम आईएएस लेवल तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उसको पूरा एक चैप्टर जब आप हमारा फिनिश होगा उस पर 100 क्वेश्चन हम देंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन सिर्फ आईएएस पीसीएस का रहेगा और 50 क्वेश्चन वनडे का रहेगा। इसलिए जाग्रफी एक चीज जान जाइए, कहीं भी आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ रेगुलर आप क्लास करते हैं, पर डे मेरा आप क्लास पढ़ते हैं, तो पूरी तरह से आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, जाग्रफी आपका पूरी तरह से आईएएस पीसीएस का और पूरे वनडे का कवर हो जाएगा। इसमें नो डाउट, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से कोई नहीं पढ़ाता। या तो बहुत हाई लेवल से लोग पढ़ा देंगे या तो बहुत जीरो लेवल से पढ़ा देंगे। यहां जीरो से देखो, ये देखिए, जीरो से लेके जीरो से यूं 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 जीरो से लेके एकदम आईएएस लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा। तो हमने बताया कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। पहला घूर्णन या दैनिक गति, घूर्णन या दैनिक गति, घूर्णन या दैनिक गति को रोटेशन कहते हैं। दूसरा, देखिए, घूर्णन या दैनिक गति को जो है परिभ्रमण भी कहते हैं। इसको दिमाग में प्यारे बच्चों समझना बहुत
ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। इसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण को रोटेशन कहते हैं। दूसरा घूर्णन या दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति। ठीक, इसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब आप अक्षांश देशांतर की बात करेंगे तो एक चीज जान जाए, कहां दिन बड़ा होगा, कहां रात छोटी होगी। ये सारा का सारा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है, पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण होता है। अभी हम बताएं पहला टॉपिक घूर्णन या दैनिक गति, इसको फिर से हम बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इसको अगर आप समझ जाएंगे तो काफी आपका जो है बेस फाइनल हो जाएगा। देखिए, हमने बताया कि घूर्णन या दैनिक गति या इसी को कहते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। जैसे लट्टू का अपने अक्ष पे घूमना किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना। ये देखिए, ये पंखा है, क्लास में पंखा का अपने एक्सिस पे घूमना रोटेशन के कारण होता है। पंखा का अपने अक्ष पे घूमना, ये क्या करता है? घूर्णन के कारण होता है। घूर्णन के कारण होता है। ठीक है। अच्छा, आपसे ये कह दिया जाए कि रोटेशन, रिवॉल्यूशन, तो देखिए दूसरा आपका कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर घूम जा रही है, तो वो अपने एक्सिस पे घूमेगी, तो वो रोटेशन होगा। और आपसे कह दिया जाए पृथ्वी 365 दिन में अगर एक चक्कर घूम जा रही, तो वो क्या होता है? वार्षिक गति होती है। वार्षिक गति होती है। इसी को क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो बेटा देखो, ध्यान से सुनिए, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक परिक्रमण होता है और एक परिभ्रमण होता है। मतलब एक परिभ्रमण होता है, एक परिक्रमण होता है। परिभ्रमण का मतलब होता है रोटेट करना, रोटेशन, और परिक्रमण का मतलब होता है रिवॉल्यूशन। जैसे लट्टू का अपने अक्ष पे घूमना, ये रोटेशन है, परिभ्रमण है। इसी को दैनिक गति भी कहते हैं। जैसे ये क्लास में पंखा का घूमना, ये क्या है? रोटेशन है। हम अपने जगह घूम रहे हैं। ये देखिए, मैं घूम रहा हूं, ये देखिए मैं घूम रहा हूं, ये रोटेट कर रहा हूं। अगर आपसे कह दिया जाए खुटवा में भैंसिया घूम रही है, तो क्या होगा? रोटेशन होगा कि रिवॉल्यूशन होगा? भाई खुटवा में घूम रही है ना भैंसिया, ये। अब यहां पर देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। पहला हम बताने जा रहे हैं रोटेशन क्या होता है। देखिए, रोटेशन
इसको क्या कहते हैं? परिभ्रमण। परिभ्रमण या दैनिक गति। ठीक है, अभी आपको देशांतर पढ़ाएंगे, बहुत ही जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट देशांतर का लेके आए हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सारा का सारा सिस्टम पृथ्वी के घूमने से होता है। एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। अगर पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर घूम जा रही है तो यह आपका परिभ्रमण हुआ, या दैनिक गति हो गया, या तो रोटेशन हो गया। और पृथ्वी 365 दिन में अगर एक चक्कर घूमती है, देखो एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगता, 365 दिन से ज्यादा भी लगता है। ये देखिए इतना लगता है। पृथ्वी पूरे एक साल में, पृथ्वी पूरे एक साल में, पृथ्वी पूरे एक साल में 365 दिन 48 मिनट 47.5 सेकेंड का टाइम लेता है। कितना लेता है? पृथ्वी पूरे एक साल में एक चक्कर घूमने में, देखो पूरा एक चक्कर घूमने में, पृथ्वी को पूरा एक चक्कर घूमने में 365 दिन, 365 दिन देखिए 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का टाइम लगता है। लगभग देखिए एक पूरा चक्कर घूम जाएंगे। देखिए ये आपका है 365 दिन 5 घंटा, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट और 47 सही 5 सेकेंड का टाइम लगता है। ये लगभग 6 घंटे के बराबर होता है। ये लगभग कितने घंटे के बराबर होता है? 6 घंटे के बराबर होता है लगभग। तो एक साल में 6 घंटा, दूसरे साल में 12 घंटा, तीसरे साल में आपका क्या है 24, 12 के 12, एक साल में 12 घंटा, दूसरे साल में 24 घंटा, तीसरे साल में 12 36 घंटा, और चौथे साल में आपका 12 36, 12 चौक 48। देखिए सॉरी, लगभग 6 घंटे के बराबर होता। देखो एक साल में कितने का डिफरेंट? 6 का, दूसरे साल में 12 का, तीसरे साल में 18 का, चौथे साल में 24 दिन का। मतलब हर चौथे साल एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन आपका हर चौथे साल बढ़ जाएगा। हाँ, इसीलिए हर 4 साल पे लीप वर्ष होता है। हर 4 साल बाद लीप वर्ष होता है। इसलिए फरवरी जो है हर चौथे साल फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है? क्यों बेटा आपसे, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? ये तो 28 दिन का होता है। लीप ईयर में 28 दिन का होता है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? 24। इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है, एक दिन बढ़ जाता। अब देखो ये तो जनरल आपका कॉन्सेप्ट था, पृथ्वी के रोटेशन के कारण, दैनिक गति के कारण क्या क्या होता है। और ये चीज आप ये जान जाइए, तो देखिए घूर्णन गति, घूर्णन गति या रोटेशन के कारण, घूर्णन गति या रोटेशन के कारण, या इसको इसी को कहते हैं दैनिक गति। इसका देखो क्या है, पहला दिन रात का होना,
दिन रात का होना। दूसरा, ज्वारी तरंगों का उत्पन्न होना। ज्वारी तरंगों का उत्पन्न होना। तीसरा, ज्वार भाटा का आना। ज्वार भाटा का आना। चौथा, कोरियोलिसिस बल का होना। पांचवा, समीर या हवाओं का बहना। समीर और हवाओं का बहना। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रोटेशन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? रोटेशन के कारण होते हैं, नॉट रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब परिभ्रमण, परिभ्रमण के कारण होता है। रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपका क्या होता है? आपका जो है पृथ्वी की दैनिक गति या रोटेशन या घूर्णन गति होते हैं। अब यहां पे देखिए, मेन टॉपिक आपको बता दे, रिवोल्यूशन, परिक्रमण। इसी परिक्रमण को ही वार्षिक गति कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि पृथ्वी एक चक्कर में 365 दिन पृथ्वी एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का टाइम लेता है। इसीलिए आपका जो है हर एक साल पे 6 दिन बढ़ जाता है। अब देखिए यहां पे पृथ्वी के वार्षिक गति या परिक्रमण के कारण दिन की लंबाई और रात की लंबाइयों में डिफरेंट का होना। दिन की लंबाई अवधि और रात की अवधि का में डिफरेंट का होना। दूसरा, पृथ्वी पर 6 महीने का या ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का दिन और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। ठीक है, सपोज ये देखिए, अगर पृथ्वी घूमती नहीं तो देखिए, अगर मान लीजिए हम घूम रहे हैं तो जिधर सूर्य का रोशनी पड़ा उधर दिन हो गया, और जिधर नहीं पड़ा देखिए हम घूम रहे हैं, ऐसे देखिए घूम रहे हैं, ये देखिए घूम रहे हैं, ये देखिए घूम रहे हैं, तो जिधर सूर्य की रोशनी पड़े उधर दिन हो गया, और जिधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी इधर देखिए, इधर तो दिन हो गया, इधर नहीं पड़ रही इधर रात हो गया। तो देखो एक चीज जान जाओ, अगर पृथ्वी सपोज करिए घूमती नहीं, अगर मान लीजिए पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो जिधर दिन होगा उधर दिनवा रहेगा और जिधर रात होगा उधर रातिया रहेगा। पता लगा कि दिन भर वाले जो है रात दिन भर काम कर रहे हैं, वो 6 महीना का दिन हो गया लगातार वो काम कर रहे हैं काकी 2 घंटा, और रतिया जिधर हो रहा है, अगर जिधर रात हो वो सो रहे हैं, हमेशा सो रहे हैं, जिधर दिन हो वो रतियों को सो रहे हैं, दिनों को सो रहे हैं, 24 घंटा 6 महीना सोते रहे हैं घूम करके। अब यहां पे देखिए, तो ये परिक्रमण और परिभ्रमण सम को आपको आ गया होगा। अब हम ले चलते हैं देशांतर रेखा की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। देखिए एक चीज जान लीजिए, हमने बताया कि ज्वार भाटा कब आता है, पृथ्वी मतलब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण। देखिए सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण ये ज्वार भाटा आता है।
सागरी जल के ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो हमने बता दिया था कॉन्सेप्ट आपको कि ज्वार भाटा कैसे आता है। आप दूसरे देखो, एक होता है ज्वारी तरंगों का उत्पन्न होना। ज्वारी तरंगों का उत्पन्न होना, ज्वारी तरंगों का उत्पन्न होना, ये भी आपका रोटेशन के कारण होता है। रोटेशन का मतलब घूर्णन के कारण होता है। ये भी किसके कारण होता है, रोटेशन मतलब घूर्णन के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, ये सारा आपका सिस्टम है। अब यहां पे देखिए, अब चलते हैं। जैसे देखिए कोरियोलिसिस बल क्या होता है, ज्वारी तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, ज्वारीय तरंग कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए परात में पानी ले लीजिए, देखिए ऐसे ले लीजिए, परातवा में पानी ऐसे ले लीजिए, परात में पानी ले लीजिए और आप इसको घूमिए ऐसे ऐसे, जो डिसबैलेंस होगा पनिया छलक जाएगा। इसका मतलब जो कोरियोलिसिस बल लगता है, कोरियोलिसिस जो बल लगता है ये क्या करता है, डिसबैलेंस का काम करता है। जहां डिसबैलेंस होगा वहां ज्वारी तरंग उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, ज्वारी तरंग उत्पन्न हो जाएगा। अब आपको मैं बता रहा हूं देशांतर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। देखिए, तो हमने बताया एक चीज ये जान जाइए कि अक्षांश और देशांतर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। अक्षांश के बारे में मैंने पूरा टोटल बता दिया, और अभी हमने बताया कि अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, चाहे आपका दिन का बढ़ना चाहे घटना कुछ भी हो, ये सारे के सारे सिस्टम पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। अगर पृथ्वी घूमती नहीं तो क्या जरूरत है, क्या मतलब है, ये सारा का सारा सिस्टम पृथ्वी के घूमने से होता है। अब यहां पे देखिए देशांतर, इसको देशांतर रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, लेटा लेटा, और लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा लंबा। तो देखो डिफिनीशन तो क्लियर हो रही है, लंबा लंबा मतलब वर्टिकल, लंबा लंबा का मतलब वर्टिकल। यहां पे देखिए ये आपका पृथ्वी है या ग्लोब है। आपको पता है कि पृथ्वी आपका किस शेप का है, जियोड शेप का है, जियोड आकार का है। जियोड का मतलब क्या हुआ, आलू के आकार का, अंडा का आकार का, ढांचका पिचका हुआ। क्यों, क्योंकि कहीं सागर है गहरा, कहीं झील है, तालाब है, पहाड़ है, पर्वत है, कहीं ये आलू के आकार का या अंडा के आकार का ढांचका पिचका है। तो ये आपका जियोड शेप का है। ये आप समझ लीजिए पृथ्वी का आकार क्या है, जियोड शेप का। ये भी पूछा गया है कंपटीशन में क्वेश्चन, पृथ्वी का आकार क्या है, जियोड शेप का है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये सपोज कर लीजिए आपका क्या है, ये देखिए, ये सपोज कर लीजिए आपका क्या है, ग्लोब है या पृथ्वी है। ध्यान से मेरी बात प्यारे बच्चों समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये आपको क्या है, आपको पता है, मैंने बहुत बार इसको बताया, ये भूमध्य रेखा है, इसको इक्वेटर कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसको क्या कहते हैं,
भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी के इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो इक्वेटर होगा। ये 0 डिग्री होता है। अब यहां पे देखिए, देशांतर रेखा आपको जानना है। पृथ्वी के, ये देखिए उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री का है। ये आपका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। ये भी 90 डिग्री साउथ में है। ये 90 डिग्री नॉर्थ में है, साउथ में। देखो, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को, ध्यान से मेरी बात प्यारे बच्चों सुनिएगा। ये देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन होता है, लंबा लंबा। यूं, ये देखिए, ये ठीक। ठीक, तो देखो, ये ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आपका देशांतर रेखा कहते हैं। ये जानते रहो। देखो, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, दक्षिणी ध्रुव को ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा लिख सकते हैं, जो कि काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मिलाने वाली, देखो, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब यहां पे मेरी बात ध्रुव दी, देखिए, जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, ये देखिए, ये जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, वैसे वैसे दूरी देखिए बढ़ती। यहां पे दूरी बिल्कुल कम थी, 0 थी। देखिए, जैसे जैसे बढ़े, देखो, ये बढ़े, यहां कम था, ये ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, मतलब यहां बिल्कुल ज्यादा। कहने का मतलब, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों से, ये देखो, जैसे जैसे हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, देशांतर रेखाओं की दूरी आपकी बढ़ जाएगी। अब यहां पे देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम आएंगे, ये देखो, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो यहां से दूरी कम हो रही। देखो, ये कम हो गई, ये कम हो गई, ये दूरी कम हो गई, ये दूरी कम हो गई, ये और कम हो गई, ये बिल्कुल कम हो गई, यहां और कम हो गई, यहां और कम हो गई, यहां बिल्कुल 0 हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगी। तो देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था, दूसरा कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर देशांतर रेखा की दूरी बढ़ती है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट है। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, भूमध्य
भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आने पर, ध्रुवों की तरफ आने पर देशांतर रेखा की लंबाई, देशांतर रेखा की लंबाई घटती जाती है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, घटती जाती है। ये देखो रफलिस देखो यहाँ पे, ये देखिए आपका जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूरी आपकी क्या है, पहले कम थी, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ते 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 यहाँ सबसे ज़्यादा दूरी हो जाएगी। उसी तरह से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आएंगे तो दूरी कम हो जाएगी। ये देखो कम हो रही है, ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर अक्षांश रेखा, ये देखो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। देखो चौथा कॉन्सेप्ट है देशांतर रेखा, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। देखो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को मिलाने वाली रेखा को ग्रिड कहते हैं। देखो जब देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों को मिला दें, देखो ये देखो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों को मिला दें तो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को मिलाने वाली लाइन को, मिलाने वाली लाइन को, रेखा को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, ग्रिड कहते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों रेखाएं जब आपस में, देखो जब देशांतर रेखा और जब देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा जब दोनों परस्पर मिल जाती तो उसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर हम यहां पे देखो, ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। यहां पे देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, एक 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसका मतलब एक एक डिग्री देशांतर रेखा पर 180 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर आपसे हम पूछ दें कि टोटल देखो 1 डिग्री, यहां पे देखिए बेटा, देखिए अगर आपसे हम पहला पॉइंट पूछ दें कि 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी, 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर अप्रॉक्स लगभग होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 डिग्री, यहां पे देखो 1 डिग्री देशांतर की दूरी आपकी होती है। 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी, देखो 1 डिग्री देशांतर की बीच की दूरी कितना होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। यहां से लेना कलर ना सर, अब सर व्हाइट ले लीजिए। यहां से, हाँ उन्हीं बगल वाले से सर व्हाइट पे टिक करिए। ये ना, हाँ बोर्ड पे ना व्हाइट, मीठा नहीं, हाँ मीठा नहीं है। अच्छा आप लिखेंगे तो मिट जाएगा। हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, गाने दीजिए आगे लिखिए। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया कि देखो अगर यहां से यहां तक हम पूरा मूव कर जाए, ये देखो मूव कर जाए तो टोटल देखो, अगर हम एक देशांतर खींचते हैं तो अर्धवृत्त का निर्माण होता है। 2 देशांतर खींचते हैं तो यहां पे देखो ये पूरा का पूरा मिला के आपका कुल टोटल देशांतरों की संख्या 360 होती है। ये इंपॉर्टेंट है।
अगर आपसे पूछा जा कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल देशांतरों की संख्या आपकी 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अगर एक देशांतर खींचेंगे तो अर्धवृत्त का निर्माण करेगा। यहां पे देखो, एक देशांतर अगर खींचेंगे तो अर्धवृत्त का निर्माण, ये देखो एक अर्धवृत्त का, और यहां से पूरा आपका ये खींचेंगे तो पूरा देखो सर्किल बना रहा है ये पूरा। इसका मतलब सर्किल में 360 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री कोण होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। कितनी होती है? 360 होती है। अब आगे देखिए, ध्यान से सुनिए। प्रधान यामोत्तर रेखा, 0 डिग्री को प्रधान यामोत्तर रेखा, या इसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, या ग्रीनविच लाइन कहते हैं, या इसको हिंदी में लिख देंगे तो ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये ग्रीनविच रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। शहर से होकर ठीक है। कहने का मतलब पूरे अगर वर्ल्ड का मानक समय अगर निर्धारित किया जाए तो यही लंदन के ग्रीनविच शहर से पूरे वर्ल्ड का मानक समय निर्धारित किया गया। पूरे विश्व का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से ये स्टैंडर्ड टाइम आपका नापा गया। जैसे देखो, बड़े बड़े जैसे आपका सबसे बड़ा आपका जो है, आपको पता है कि सबसे बड़ा आपका रूस है। देखिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर एरिया में लिया जाए, एरिया में आपका बेटा रूस आता है। अगर दूसरे नंबर पे लिया जाए तो कनाडा आता है। अगर तीसरे नंबर पे लिया जाए तो आपका चाइना आता है, और चौथे नंबर पे लिया जाए तो यूएसए आता है। पांचवें नंबर पे लिया जाए तो ब्राजील आता है, और छठवें नंबर पे लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया आता है, और सातवें नंबर पे लिया जाए तो सातवें नंबर पे आपका भारत आता है। किसमें? एरिया में, क्षेत्रफल में पहले नंबर पे आपको रूस आता है, दिमाग में रखिए। दूसरे नंबर पे कनाडा आता है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, चौथे नंबर पे यूएसए आता है, ब्राजील आता है पांचवें नंबर पे, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है, और सातवें नंबर पे आपका भारत आता है। तो देखो, जितना बड़ा शहर उतना स्टैंडर्ड लाइन। देखिए, रूस में जो है, रूस में 11 टाइम का 11 लाइन बनाया गया है। 11 स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है रूस में। रूस में 11 मानक समय बनाया गया है, ठीक है। उसी तरह से कनाडा में 2 बनाया गया है। इस तरह से जितना जिसका क्षेत्रफल है, भारत में भी 2 बनाए जाने का जो है स्ट्रेटजी चल रही है। अभी तो जो है भारत का जो मानक समय है,
कुछ साल पहले इलाहाबाद के नैनी से गुजरता था, ठीक है। अब क्या है, मिर्जापुर से गुजरता है, जो मिर्जापुर का जो है विंध्याचल आपका जो आपका रेंज पड़ता है वहां से गुजरता, जौनपुर से भी गुजरता है। लेकिन एक चीज जान जाइए, भारत का जो मानक समय है वो दो जगह को बनाया जाने का ये स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है कि आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में 2 जगह से भारत का भी मानक समय बनाया जाएगा। अब आगे देखो बेटा, तो इतना क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और आगे देखिए, सर देखिए 1 घंटा हो गया था, 1 घंटा ज्यादा नहीं डालना है, बस 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 चूंकि ठीक है बेटा। तो आज का यहीं पे आपका क्लास एंड होता है। इसको और कंटिन्यू हम अगले वीडियो में कर दें, इसका कंटिन्यूअस क्लास अगले वीडियो में और करना, ठीक है। देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो दबा के लाइक, दबा के शेयर, दबा के सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।